हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है ना। अब आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं थोड़ा सा बता दें पहले। वैसे स्क्रीन पे लिखा है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का एनसीईआरटी का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पढ़ाया जा रहा है। इसका पहला वीडियो जो था भाई वो अपलोड हो चुका है ना, वो आपने देख भी लिया होगा बहुत बच्चों ने। और आज इस एक्सरसाइज के वीडियो के अंदर बेटा हम प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस इसके आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि जो इसका पहला वीडियो था, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है ना, जो पहला वीडियो था जिसका नाम हमने दिया था कि 1.1 का इंट्रोडक्शन था, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही था उसमें, उसको देख करके जरूर आए तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ यार अब समझ में आ रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी किताबें हाथ में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट समझाते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से हैं और बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही करा दिए थे। अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ निकालना कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या चीज़ है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा हमने पिछली वीडियो में दिया था। इसका पहला पार्ट आई थिंक और लास्ट का 3rd पार्ट मैंने करा दिया। इसका सेकंड बचा है। सेकंड मतलब कितनी का, ये वाला सेकंड के हमको निकालना है 196 तथा आपके पास बेटा ये है 38,220 है ना, का हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है, ये चीज़ें सब डिस्कस हो चुकी हैं, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर इसको जानना है तो जाइए वीडियो नंबर 1 पर, ठीक, सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसको यूज़ करना है उसने कहा है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग कक्षा 8 के तरीके से निकाल के रख दोगे, कैसे भी कर दोगे, फैक्टर वाले तरीके से। भाग विधि भी हमने पढ़ी थी कक्षा 8 में, अगर आपको याद हो तो। लेकिन हमें लगाना है यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स विभाजन, ठीक है, आपके पास में प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और प्रमेयिका में जितने स्टेप फॉलो होंगे उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लेमा, या फिर हिंदी में उसको बोल देते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, रिथम, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका यूज करना है। चलिए बात करते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें, पीछे से कनेक्ट करें, तो क्या था कि सबसे पहले देख लीजिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ये 96 जो है वो छोटा है 38,220 से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या हैं, हम छोटी संख्या से जो है 196 से जो है इसको भाग करेंगे, किसको, 38,220 को। बिल्कुल ठीक बात है, भाग करना नॉर्मली आता होगा, ठीक। अब 196 का पढ़ा 382 में चलाना, क्योंकि 3 अंक हैं तो पहले 3 अंकों को सही बात होगी। तो 196 दूनी आपके पास में लगभग 382, तो कितनी बार चलेगा, 19 दूनी 38, 2 बार तो नहीं चल पाए, क्योंकि देख लो 196 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 12 है ना आपके पास में, और 18 और 1 19 और 3 ये 92 आएगा, 392 आएगा। तो 382 हमारे पास में है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल एक बार चलेगा पढ़ा 196, और इसको बेटे घटा लेंगे। 12 में से 6 जाके आपके पास में बचते हैं कितने, 6 ही बचेंगे, और यहाँ पे आएगा 7 में से 9 जाकर के बचेंगे 8 आपके पास में, 17 में से 9 जाकर के 8 बचे, और यहाँ पर बचा 1, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, 2 को उतार लेते हैं, ठीक भाई। अब कितनी बार इसमें पढ़ा चलेगा, तो 19 आप 19 क्या है ये 196 का, इसमें कितनी बार पढ़ा चलेगा, इसको अगर आप देखिए तो ये लगभग मेरे हिसाब से 9 बार पढ़ा चलेगा, क्योंकि देखियो 196 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 × 54 5 आ गया, 9 9 81 86 आ गया, ठीक है आपके पास में, और 8 हासिल है, 9 9 17, ठीक है, 1764, ठीक है। तो 1764 दिया जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि कितनी बार 9 बार पढ़ा गया। घटा लीजिए इसको,
ये आएगा हमारे पास में, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाके कितना बचता है आपके पास में, 8 आ जाएगा सिंपली, ठीक। और यहाँ पे बेटा हमारे पास में आ जाएगा कितना, 15 में से 9 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, राइट। 9 छिक्के 54, ठीक था ना। जब इसको 12 में से 6 घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें कितनी बार पढ़ना चलेगा मेरे भाई, ऊपर से क्या कर लेंगे हम लोग, 0 उतार लेंगे, ये 0 बची है हमारी क्योंकि हमने 2 पहले उतार लिया था। अब इसमें देख लो लगभग मेरे हिसाब से चलेगा ये 5 बार चलना चाहिए। देखो 5 बार, 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 में 45 और 3 48 हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 5 कम 5 और 4 9, ठीक है। आपके पास में 5 कम 5 और 4 9, ठीक है। तो मैंने शायद गलत घटा दिया यहाँ पे कहीं ना, ये क्योंकि हासिल जब इधर ले रहे तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ इसमें हुआ है, ये आप कर सकते हैं। तो शेष कितना बचा, 0 आया, बात खत्म हो गई। तो कहने की बात ये है, आपको ये नज़र आ रहा है इसमें, ठीक, क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग अगर इस यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का यूज़ करें, यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात करें, किससे बात करें, प्रमेयिका से। वो ये कहती थी कि जो हमारा भाज्य होता है, ये तो था कि भाज्य जो होता है, डिविडेंड जो होता है, वो भाजक, ठीक है, गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस का आपके पास में शेषफल, है ना, के बराबर होता है। यही है कि इसमें आपको ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से डिस्कस की गई है, मैं फिर कह रहा हूँ पुरानी वीडियो ज़रा देख लें तो इतना दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक। अब अगर इस फॉर्म में हम इस पूरे पैटर्न को लिखें तो क्या निकल के आता, 3820 इज इक्वल टू, भाजक क्या रहा है, 196 रहा है, गुणा भागफल कितना रहा है, 195 रहा है, शेषफल कितना रहा है, 0 रहा है, ठीक। अब हमने यही बात कही थी कल के इस प्रक्रिया में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम में स्टेप होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए तो उसमें 3-4 स्टेप में जाकर के आंसर आया था, एचसीएफ जो निकला था, राइट। और कहाँ पता चलता है कि आखिरी स्टेप कौन सा है, वो हम कैसे पता करते हैं, वो हमने पहले बताया, लेकिन बताते हैं कि जहाँ पे शेषफल 0 बनता है, और इस क्वेश्चन के अंदर शेषफल ऑटोमेटिकली पहले स्टेप में ही, ठीक है, 0 हो गया। और जब जिस भी स्टेप में आकर के शेषफल 0 होता है, उसका जो भाजक होता है, ठीक है, किसका, कि हमारे पास में जिस स्टेप में शेषफल 0 होगा उसका भाजक कौन सा रहा है हमारे पास में, 196, तो वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो लिख सकते हैं, आते हैं जो हमारे पास में 196 है, ठीक है, ऐसे लिख लें जरा कि एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज़ कितना होगा हमारे पास में, 196। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, थोड़ा भाग में मेहनत करनी पड़ी है इसमें, और स्टार्टिंग के वीडियो में मैं भी थोड़ा सा स्लो मोशन में कर रहा था तो इसलिए थोड़ी सी रुकावट थी। इसको आराम से जब आप करोगे तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। और अधिक जानकारी मैं फिर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि यार एक बार अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो में टपक पड़ा हो तो भाई साहब ऐसा है, पहले वीडियो देख लो, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। अब इसी के साथ में हम लोग किताब उठाते हैं, और कहने की बात यह है कि जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करने वाला, उसके तीनों पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट पहले वाली वीडियो में और एक ये पार्ट इसमें हो गया। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को अपने पास किताबों में भी ज़रा ध्यान रखें। उसने क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बिल्कुल ठीक बात है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या फिर 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना। अब अगर मैं एक बात कहूँ आपको कि इस तरीके के एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करवाए थे आपको, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक। आज मैं क्या करूँगा, आपको एक मेथड तो कल हम बता ही चुके थे, यानी कि पुरानी वीडियो में आपको कैसे खोल करके दिखाना है, उसको मैं एक बार वो करूँगा यहाँ, ठीक है।
लेकिन एक अल्टरनेट मेथड और है, अगर वो आपको समझ में आता है तो आप दोनों, आपके पास में दो चीज़ें होंगी, आप या तो उस मेथड से कर दो जैसे हमने कल उदाहरण किए थे, या फिर एक मेथड और है, मैं आज एक नया मेथड बताऊंगा आपको, तो उससे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जैसे इसमें कहा है, पहले मैं तो वो कल वाली बात बताना चाहूँगा। जैसे इसमें कहा है हमारे पास में, इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब मुझे दिमाग में यह आना चाहिए देखते ही कि कहा है धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन से पूर्णांक बेटा? विषम पूर्णांक। अब पहली बात तो ये है यार, अगर किसी को ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं? सबसे पहले पूर्णांक है, पूर्णांक आपको दिमाग में फील आना चाहिए, सीधी सी बात है कि यानी कि पूरी संख्याएं जो कि पॉइंट में नहीं होती, साथ ही साथ वो धनात्मक भी हो। धनात्मक मतलब वो पॉजिटिव हो, माइनस वाली को छोड़ देंगे। और विषम का मतलब है जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, यानी कि जो 2 से नहीं कटेंगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी होंगी आपके पास में, अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखा जाए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारे पास में 1 होगा, फिर हमारा 3 होगा, 5 होगा, ठीक भाई, और आपके पास में 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, इसी तरीके से आएगा आपके पास में। ठीक है, एक बार वीडियो को चेक कर लो जरा, ठीक, आपके पास में। तो इसके अंदर ये सारे के सारे धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोगों को ये शो करना है कि ये जो है किस किस फॉर्म के हैं, ये किस फॉर्म के हैं। एक तो कहा है इसने 6 + 1, ठीक है, या 6 + 3, और या फिर 6 + 5, ये इस फॉर्म में होंगे, ये हमेशा इस फॉर्म में होंगे। अब मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, जो दी गई चीज़ है उससे क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 6 है ये भाजक है। क्या है? ये भाजक है, ठीक भाई। क्योंकि हमने आपको जो हमारा यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका थी उसको हमने इस फॉर्म में बताया था कि अगर A हमारा भाज्य हो, ठीक है, B हमारा भाजक हो, और उन्हें भाग करने पर हमारा जो भागफल है वो Q निकल के आए, और इस प्रक्रिया के दौरान अगर हमारा शेषफल R निकल करके आए, तो हम लोग इस पूरी कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि A = BQ + R, यानी कि इस B के जो गुणा में है ये वाली जो चीज़ है ये हमारी भाजक है। देख लो आप खुद ही, भाजक है या नहीं है? भाजक है। तो जब क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स दी गई हैं, ये जो चीज़ें दी गई हैं, इससे क्लियर कट दिमाग में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें भाजक का जो रोल अदा करेगा वो कौन करेगा? वो 6 करेगा। तो हम लोग पहले 6 से इसको भाग करके देखेंगे। 6 से हमने 1 को भाग करा, 0 बार चलेगा, 0 ही आएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रही बात? और अगर हम लोग बात करें 3 की बात करें, 6 को अगर हम 3 से भाग, 3 को हम 6 से भाग करें तब भी नहीं चलेगा, 0 आएगा आपके पास में, और ये 0 आएगा और शेषफल 3 बचेगा। क्लियर कट समझ में आ रहा? ऐसे ही अगर मैं 5 से करूं, 6 को अगर मैं किससे करूं, 6 से मैं 5 को करूं तो भी नहीं चलेगा, पढ़ा कम संख्या है तो 0 आ जाएगा और ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक भाई, अब आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ ही लेके चलूँगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आपके पास में अगर मैं इस 9 को करूँ, किसको करूँ? 9 को नहीं, पहले 5 हो गया ना, 7 को करूँ, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ 7 को तो क्या आएगा? 6 × 6, शेषफल 1 आ जाएगा। और अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 6 से, मेरे भाई कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 3 × 6 तो शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक, आपके पास में। और अगर मैं 6 से ही 11 को भाग करूं तो मेरे भाई 6 × 6 आएगा और शेषफल 5 आ जाएगा। ठीक, चाहो तो एक दो संख्याएं और देख सकते हो आप, 15 ले लें इसके बाद वाली। यहाँ पे हम पहले 13 से बात करेंगे। 13 को अगर भाग करूँ, 13 6 दूनी 12, शेषफल 1 आ जाएगा। मैं फिर 6 से भाग कर रहा हूँ 15 को, और आ जाएगा 6 दूनी 12, शेषफल 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं 17 को भी इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, तो अगर मैं 17 को भाग कर लूँ
और यही आएगा 12 और शेषफल 5 बचेगा। मतलब ये क्या है, एक मेथड है जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इससे ये बिल्कुल पूरी बात को खोल के समझा देगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन को हमने बिल्कुल पोस्टमार्टम इसका कर दिया। ये सब लिखे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, आगे तक भी लेके चल सकते हो। अब हमें इसमें देखना है, हमें इसके अंदर एक चीज़ जांचनी है, ऑब्जर्व करना है, ये महसूस करना है, फील करना है कि यार वो जो बात कह रहा था वो क्या कि 6Q, क्या बात कर रहा था कि 6Q + 1, क्या ये फॉर्म बन पा रही है इसमें, या 6Q + 3 या 6Q + के 5, ये फॉर्म बन पा रही है? नहीं बन पा रही, बिल्कुल बनेगी। आप इसमें अगर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इस तरीके के नंबर्स को, इसको मैं यूक्लिड्स, ठीक है, किससे, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखूं तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आती है? मैं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इन सारे जो क्वेश्चंस ये आपके सामने जो भाग वाले क्वेश्चन लिखे हैं उनको यहाँ एक बार राइट डाउन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और फिर उससे समझ में आ जाएगा आपको खेल कि हाँ यार उसने कहा क्या था, सिद्ध क्या करना था। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 1 को लिख रहा हूँ, इस लाइन बना दे रहा हूँ, इस 1 को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 इज इक्वल टू क्या होता था, वो होता था कि हमारे पास कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य वो हमेशा बराबर होता है भागफल, अरे नहीं यार, भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो होती थी। ये क्या होती थी बताइए, क्या होती थी? ये होती थी यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। ठीक, अब इस 1 को जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि 6 गुणा 0, देख लो क्योंकि भाजक कितना है, 0 है, प्लस 1। इस 3 को लिखेंगे 6 गुणा 0 प्लस 3, क्योंकि शेष इसमें कितना है, 0 है, सॉरी 3 है। भाजक कितना है, भागफल कितना है, 0 है। 5 को लिखिएगा, अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी तो समझ में आ गया होगा उसके, अगर नहीं देखी तो फिर भाई फिर हिम्मत ना करो क्वेश्चन का देखने की। 5 इज इक्वल टू 6 गुणा 0 प्लस 5, इसको लिखा मैंने। अब इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 नहीं, आपका 7 इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इन संख्याओं की बात कर रहे हैं ना। 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, देखिए शेषफल 1 है। फिर मैं 9 को अगर लिखने का प्रयास करूं तो 9 को कैसे लिखा जाएगा भाई, कि 6 इंटू 1 प्लस 3, या नहीं। फिर अगर मैं 11 को लिखने का प्रयास करूं तो क्या लिखा जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 5, बिल्कुल ठीक बात है, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक, अब अगर मैं 13 को लिखूं, जो 13 ये है कि 6 गुणा 2, देखिए 6 गुणा 2 प्लस 1, और अगर मैं 15 को लिखूं तो क्या मिलेगा, 6 गुणा 2 प्लस 3, क्योंकि शेषफल 3 है। और मैं अगर 17 को एक बार लिख दूं तो आएगा 6 गुणा 2 प्लस 5। ठीक, हमने यहां तक के विषम पूर्णांकों से बात की है, 17 तक। आगे भी लिखोगे तो उनके अंदर भी आपको ऐसी कंडीशन, इसमें आप देख क्या रहे हो, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कि देखिए इधर वालों में जितने भी थे ये इस कैटेगरी वाले में, इनमें सब शेषफल 1 वाले थे। इन वाले में देखा जाए तो इनमें सब शेषफल 3 वाले थे, और इन वाले में देखा जाए तो सब शेषफल 5 वाले थे। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ भी देख पा रहे हैं, या तो 1 है ये वाला नंबर शेषफल वाला हिस्सा, या 3 है या 5 है, 1 3 5 1 3 5, मतलब एक क्रम से या तो 1 है या 3 है या 5 है। और ये 6 नंबर भी आपका जो होगा 2 है। देखो 6 हर जगह है, 6 6 6 6 6 6 6 6 6, लेकिन वेरी कौन कर रहा है, ये वाला नंबर है, 0 0 0 1 1 1 2 2 2, है ना। तो इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन निकल के हमारे सामने आ रही है कि जितने भी विषम पूर्णांक है, ये वाले जितने हैं, जैसे 1 है, 1 को अगर मैं लिखूं, मतलब 1 तो लिख ही चुके हम, तो अगर मैं लिखूं थोड़ा सा इसको लैंग्वेज बना के कि क्या जो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है,
वो हमारे पास में देखिए या तो होंगे 6, अब ये नंबर बदल रहा है, इसको हम क्यों कह दे रहे हैं, क्यों कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि पूर्णांक हो सकता है, क्यों +1 का टाइप का होगा, या फिर 6Q +3 टाइप का होगा, या फिर 6Q + 5 टाइप का होगा। यही वो प्रूव करने को मेरे को कह रहा था। तो आप इस तरीके की सवाल कर सकते हैं। और एक बात जरूर लिख देंगे नीचे की तरफ कि क्या, कि Q, जहाँ Q जो है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। मतलब आप पूर्णांक कोई भरोगे इसमें, आप जैसे Q का मान लिया 0 भरा, तो 0 भरोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं Q का मान 3 भर दूं, तो 3 भर दूं सपोज, तो आ जाएगा कितना, 6 × 3 + 1, 36, 18 और 1 19 आ जाएगा, यानी कि अगले वाला आ जाएगा। ये भी तो विषम पूर्णांक ही है, धनात्मक। मैं अगर इसमें 2 भर दूं तो 6 दूनी 12 और 1 13 आ जाएगा, वो भी 13 भी इसी में है, ठीक भाई। तो और इसमें भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप 1 रखोगे तो 6 एकम 6 और 3 9, तो ये वाला विषम पूर्णांक निकल के आ जाएगा। तो कहने की बात मेरी ये है कि ये क्वेश्चन एक खुले मन से, जैसे हम कहते हैं ना, बड़े ही खोल करके चीज़ों को दिखाने वाला ये मेथड है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और मैंने थोड़ा आगे करके लिखे हैं, आप स्टेप वाइज नीचे की तरफ क्रम में लिखें, मेरे पास बोर्ड में तो इसी तरह लिख सकता हूँ। आप कॉपी में स्टेप वाइज नीचे की तरफ लेके कैसे, कि जैसे ये 1 वाला किस्सा है ना, ये वाला, ये जिसका शेषफल 1 आ रहा है, तो उसके नीचे तो लिखना है ये वाला इससे, अरे नहीं यार, सॉरी, ये वाले नहीं, जिनके शेषफल 1 बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला, वो तो इसके नीचे लिखना है इस वाले के। 3 शेषफल वालों को हम यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय के हिसाब से जब लिखेंगे तो उसके नीचे लिख देंगे, और 5 वालों के इसके नीचे लिख देंगे। फिर ये बात लिख देंगे उठा करके, उसका मन शांत हो जाएगा। जो एग्जामिनर होगा, चेक करने वाला, वो समझ जाएगा बच्चे के अंदर दम है, थोड़ा बहुत कर सकता है वो। अब ये तरीका तो हमने कल भी बताया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर। मैं एक और अल्टरनेट मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है, ठीक, जो कि ज़रूरी है, ठीक। तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड पे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहा है। वो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 6Q + 1, ठीक है ना, इधर लिख दे रहे हैं 6Q + 1, करा दिया ये क्वेश्चन एक बार मैंने, लेकिन मैं मेथड दूसरा यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए दोबारा से इसको परेशान कर रहा हूँ। 6Q + 5 इस फॉर्म में होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, बड़े आसानी से करेंगे, ठीक। हम क्या करते हैं, हम एक चीज मानते हैं, माना क्या, कि माना A कोई धन पूर्णांक है, धनात्मक, ये कह लीजिए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया A कैसा है, मतलब क्योंकि बात हमारे पास किसकी हो रही है, धनात्मक विषम पूर्णांक की हो रही है, किसकी, विषम पूर्णांक की। लेकिन मैंने क्या कहा है, केवल धनात्मक पूर्णांक को लेके चले, यानी हमने सम और विषम का चक्कर अभी डिस्कस नहीं किया है। यानी कि आप सीधी बात है, जो A है इट में भी, ये हो सकता है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है ना आपके पास में। तो अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको याद करिए, याद नहीं मतलब समझिएगा ढंग से, आराम से स्लो मोशन में देख लीजिए, कैसे भी जैसे करना है आपको अपने हिसाब से। तो हमने क्या किया है कि A कोई हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया है। अब सीधी बात थी, क्या बात थी, कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास जो फॉर्म्स दी गई हैं, जो रूप दिया गया है, वो है 6Q, यानी कि 6 जो है वो भाजक के तरीके से काम करेगा। कैसे काम करेगा, भाजक के तरीके से। तो हम लोग A को भाग करते हैं 6 से। आपको कहोगे कैसे भाग होगा, अब देखो सब हवा में ही करना है। जब A को 6 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा, उसको हम Q कह देंगे। क्या कह देंगे, Q। और इस प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं ये रुकेगी प्रक्रिया, इसमें हमारे पास एक शेषफल बचेगा R, उसको हम रिमाइंडर R कह देंगे। ठीक बात है, इतना तो क्लियर है कि हमने A कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया। धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है। अब एक बात और सुन लीजिएगा, हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक का असली मतलब है क्या, हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृत
संख्याओं की, अरे धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही तो भाई फिर चिंता का विषय है। मतलब आपको पता है पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, ये पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे चलती रहेगी जिंदगी भर कहानी, और -1 -2 -3 -4 ऐसे चलती रहेगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये सब पूर्णांक है, इधर वाले सारे ऋण पूर्णांक हैं, इधर वाले धन पूर्णांक हैं, ये जीरो पूर्णांक है। तो हम लोग धन पूर्णांकों की बात करें, धनात्मक पूर्णांक जो है यानी कि इधर वालों को 1 2 3, ये 1 2 3 क्या होते हैं, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर कभी धनात्मक पूर्णांकों की जगह प्राकृत संख्या लिखी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, ओरिजिनल चीज तो धनात्मक ये प्राकृत संख्याएं ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर जो हमने ये अभी प्रक्रिया की है, इसमें हम यूक्लिड्स विभाजन, ठीक है ना, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करूंगा मैं, प्रमेयिका से। और वो कहती क्या है, वो कहती है कि जो भाज्य है वो हमेशा बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आ रही है, यह अधूरी बात है। इसके साथ एक कंडीशन और होती है कि जो शेषफल होता है मेरे भाई, शेषफल वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। बिल्कुल ठीक बात, ये है सही कंडीशन, ये आपको बताई गई थी पहली वीडियो में। ये स्थिति क्यों होती है, कैसे होती है, ये आप देखिएगा वीडियो पुराने वाली, तब समझ में आएगा। चलिए, अब अगर इस कंडीशन को मैं इस रूप में लिखूं तो भाजक क्या है, भाज्य क्या है, ए है, भाज्य ए है ना, तो ए बराबर होगा भागफल, भाजक क्या है 6 है, 6 भागफल क्या है क्यू है, और शेषफल क्या है मेरे भाई, वो कितना है, आर है। और साथ ही साथ कंडीशन आर जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा या बराबर होगा आपके पास में, या फिर भाजक, भाजक क्या है हमारा 6 है, ये क्या है भाजक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाजक है, 6 से कम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने की बात यह है, अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाया जाए कि आर का जो मान है वो 0 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर 0 भी ले लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 से छोटा होता है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके मैं आपको चीज़ यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जब हम r का मान 0 लेंगे तो इसकी क्या स्थिति बनेगी, इसको देखिएगा, a इज इक्वल टू होगा 6q प्लस r। व्हाट इज r, r का मान मैं 0 ले रहा हूँ तो 0 हो गया। फिर a इज इक्वल टू, अगर मैं r का मान 1 ले लूँ तो क्या बनेगा 6q प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं r का मान 2 ले लूँ तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। और अगर मैं r का मान आपके पास में 3 ले लूँ तो 6q प्लस 3। और अगर r का मान मैं 4 ले लूँ तो a इज इक्वल टू होगा 6q प्लस का 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस का 5, अगर मैं r का मान 5 लेता हूँ तो। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, उसको मैं कहूँगा 6q है जी, ये 6q प्लस 1 है क्या, ठीक है ना आपके पास में। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, आप कहोगे ये सर क्या ड्रामेबाजी है, दोबारा मैं बताता हूँ, 6q प्लस का ये 1, क्योंकि हमें जो बात कही है क्वेश्चन के अंदर वो कही है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, इसकी तो बात है, ध्यान से पढ़िए लाइन। और सम और विषम का पता जो चलता है वो हमेशा 2 से ही पता चलता है, अगर 2 से कट गया तो सम है और 2 से नहीं कटा तो वो विषम है। अब इस वाले केस में देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है 6 है, ये 2 से कट जाएगा तो ये तो क्या बन जाएगा, तो सम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और 6q प्लस 1 आया, क्योंकि 6q तो, लेकिन प्लस 1 भी तो है, तो ये नहीं कटेगा, पूरी संख्या जो आएगी ये वाली, तो ये विषम है। ये क्या है बेटा, विषम है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कि पूरी चीज जो है ये 2 से कट जाएगी, तो ये भी हमारी सम हो गई। इस वाले केस में इसमें इस वाले में नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमारे पास 6q प्लस 3 ही रखिएगा इसको।
इसमें भी आप 2 कॉमन निकाल के देख सकते हैं, 3 प्लस के 2, ये क्या है, ये विषम है, ठीक है ना, और लेकिन ये वाला क्या है, सम है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी विषम पूर्णांक हैं, अगर मैं इनको डिलीट कर दूं, डिलीट नहीं करना है, दिखाना पूरा है आपके पास में, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, और भैया ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। नीचे वाला हमने डिस्कस किया ही नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 6 क्यों तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो हमारे पास ये क्या है, ये विषम बनेगा, ये भी विषम पूर्णांक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जितने विषम पूर्णांक है, जितने बॉक्स में बंद है, वो सारे के सारे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 रूप के ही हैं, जो कि वो कह रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, इतना पूरा लिखने के बाद में तरीके से लिख के, अतः जो वो कह रहा है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः सभी विषम, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक लाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि उपरोक्त से, किससे, उपरोक्त यानी कि जो ऊपर लिखा है उससे, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ठीक है नहीं, कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये लाइन जरूर लिखिएगा, है ना, पूर्णांक कौन कौन से रूप के होते हैं, 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप के होते हैं। तो ये लिख सकते हो लाइन पूरा दिखा करके, पूरा का पूरा स्टेटमेंट, और इजीली आप इसको कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने एक एग्जाम्पल कराया था आपको 4 नंबर पिछली वीडियो में, बर्फी वाला, है ना, वो सेम यही है। कहने को तो क्वेश्चन 2 लाइन का है, लेकिन समझ ले जरा कि लैंग्वेज कैसे आपको बदलनी है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, मैं आपको करा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन, समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन तो उसका अलग ही टाइप का है। वो कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, इनके आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक भाई। देखा भी होगा आपने कि आर्मी बैंड आगे चलता है और उसके पीछे सेना चलती है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों का मतलब ये है कि मान के चलो कि ये लाइन है, इस तरीके से ऊपर की इधर की तरफ मार्च कर रहे हैं, जहाँ एरो का निशान है मार्च उस तरफ कर रहे हैं, ठीक भाई। और इसमें ये शुरुआती जगह है जहाँ पर ऊपर की तरफ इस वाले हिस्से में आपके कहीं ना कहीं इस वाले हिस्से में, जरूरी नहीं है कि 4 ही होंगे, ये 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कितनी होंगी, ऐसी लाइनें बहुत सारी हो सकती हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में तो सबसे स्टार्टिंग में तो रहेंगे आपके बैंड वाले, ठीक। तो लिख लें जरा एक बार कि हमारे पास में आर्मी बैंड, ठीक है, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या जो है वो हमारे पे कितनी है बेटा, 32 लोग तो हुए हैं। और सेना जो है, सेना आर्मी के सदस्यों की संख्या, आर्मी के जो सदस्य हैं की जो संख्या है ना, वो हमारे पे 616। तो भाई साहब कह रहे हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझ ले, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, इतना बड़ा लिखा क्यों है। अब मान के चलिएगा आप हमारे पास में कि शुरुआत वाली जो ये जो हमने बनाई है स्तंभ हैं, ये इस तरफ मार्च कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ही मार्च कर रहे हैं, रास्ता उधर की तरफ है। तो शुरुआती क्रम में हम कह रहे हैं कि इसमें मान के चलो कि ये लाइनें कितनी बनेगी, ये वाली हम मान लेते हैं, ये लाइनें जो बनेंगी, स्तंभ जो हैं वो x बनेंगे, ऐसे करके ये पूरे जितने बनेंगे, कितने बनेंगे, x बनेंगे। तो x स्तंभ अगर ऐसे बनेंगे, और मैं सबसे शुरुआत में किसको मैं कर रहा हूँ, बैंड वालों को, है ना, मैं आर्मी वालों को नहीं, बैंड को B से दिखा रहा हूँ,
और आर्मी वालों को मैं दिखा देता हूँ ए से, बैंड वालों को बी से, आर्मी को ए से। तो पहले तो मैं यहाँ किसको खड़ा करूँगा, बैंड वालों को ही करूँगा ना, यहाँ बैंड वाले हो गए ऐसे करके, समझ में आ रही बात। और मैंने ये कितनी कहा, ये पहले वाली जो ये पंक्ति बनेगी इसमें कितने आएंगे, एक्स आएंगे इसमें। हमें पता थोड़ा कितनी लगेगी, 32 है, हमें ये पता है कि टोटल 32 है, लेकिन इतना नहीं पता कि इस तरह कितने बैंड वाले खड़े होंगे। फिर ऐसे नीचे की तरफ भी लाइन लगेंगी यूँ करके, बिल्कुल ठीक है। इसका भी हमें पता नहीं होगा कि कितने इसमें हमारे पास में बैंड वाले आ जाएंगे इस तरीके से। अभी तो आपको दिख रहा है कि यार 3-3 लिखे हैं, लेकिन 3-3 नहीं आएंगे भैया, हमें क्या पता कितने आएंगे। तो उसको देखना है क्वेश्चन को सॉल्व करके कितने आएंगे, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। सपोज कर लो कि ये हमने ये जो लाइन ऐसी बनाई है, इसमें ये हमारी वाई है, कितनी लाइन है, ये वाई है। अब अगर मैं एक बात लिखूं आपके सामने कि 32 जो है वो x गुणे वाई के बराबर होगा, तो कोई मना कर देगा क्या। ये टोटल बैंड वाले कितने हैं, आर्मी बैंड वाले 32 हैं, x इस तरफ है, y इस तरफ है, तो अगर x गुणा y करेंगे तभी तो 32 निकल के आएगा ना, क्लियर, ठीक। इसी प्रकार से अब इसके नीचे हमें किनको खड़े करने हैं, आर्मी वालों को। जो लाइन बनेगी ऐसे आर्मी वाले बनते चले जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे आर्मी वाले कितने खड़े होंगे, x तो होंगे ही होंगे। कितने टोटल है हमारे पास, 616, ध्यान से देखिए 616, तो x तो होंगे। और हमें ये नहीं पता कि नीचे की तरफ कितनी लाइनें बनेगी, इसका तो हमें आइडिया नहीं है ना भाई, नीचे की तरफ कितनी लाइनें ऐसे बनेंगी। तो उसको हम कुछ और नंबर दे दें, मान लेते हैं ऐसे करके, कितनी बनेगी भाई, ऐसा आप बना सकते हो समझने के लिए। सपोज ये जो बनेंगे ना, ये वाली लाइन्स, ये हम कह देते हैं z है। ये कितनी थी, हमने इनको कितना कहा, इनको y कहा, और उसको ऊपर वाले को कितना कह दिया हमने, ये जो है हमारे पास ये वाला जो खेल है ये पूरा, ठीक है, ये x है। तो अगर हम बात करें कि ये तो x है, ये y z है, तो x गुणा z ही तो 616 होना चाहिए। अब इसमें देख पा रहे हो, जैसे मैंने कल एग्जांपल भी किया था, उसमें भी यही कंडीशन थी कि x क्या है, x क्या है, x 32 का भी एक गुणनखंड है और x 616 का भी एक गुणनखंड है और हाईएस्ट भी है, क्योंकि सवाल में कहा महत्तम शब्द लिखा है, देखो ध्यान से, अधिकतम संख्या है ना। तो जो हमारे पास x है वो HCF है, किसका मेरे भाई, 32,616 का। तो बस आपको अब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, जैसे कि हमने क्वेश्चंस किए हैं, इसका HCF निकाल देना है। तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि 32 हमारे पास छोटा रहेगा 616 से, और यहाँ पे मैं भाग कर दे रहा हूँ कि 32 से भाग कर रहा हूँ 616 को। कितनी बार चलेगा आपके पास, 16 दूनी 32, एक ही बार चलेगा 32। तो घटाएंगे तो बेटा हमारे पास 9 आ जाएगा, 5 में से 29, है ना, क्लियर है। अब अगर हम लोग ऊपर से 6 उतार लें तो कितनी बार पढ़ा चलेगा, कितनी बार पढ़ा चलेगा, 3 9 27, 9 बार शायद चल जाना चाहिए। 9 दूनी 18 का 8 का असर लगा, 1 9 27 और 1 28, ठीक। और जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा बेटा मेरे पास में 16 में से 8 जाके 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बस 8 ही बचेगा, ठीक है ना। तो अब इस वाले जो भाग वाले सवाल को है उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखो, विभाजन प्रमेयिका से कैसे लिखते हैं बताइए जरा, कि 616 को लिखा जाएगा 32 गुणे भाजक गुणे भागफल 19 प्लस 8। लेकिन अभी काम नहीं हुआ, क्योंकि जो शेष है इसमें वो 8 है और आना कितना चाहिए था, 0। ये 0 के बराबर नहीं है, तो उसका मतलब एक स्टेप आगे और जाएंगे। और अगले स्टेप में क्या करते थे कि हम लोग इसको भाजक को शेषफल से भाग करेंगे, भाजक को शेषफल से भाग करेंगे 8 से, और देखते हैं 8 चौक 32, सीधा सीधा 0 आ गया। तो इसको भी विभाजन प्रमेयिका से अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 32 बराबर आ जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 0। इस केस में क्या हो गया, हमारा शेषफल बेटा क्या आ गया, 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं। तो जो HCF होगा किसका, इन दोनों का, 32 और 616 का, 32,616, वो हमारा आएगा बेटा कितना, जो जहां पर शेषफल 0 बनता है उसका जो भाजक होता है, और भाजक है 8, ठीक है। तो आप सवाल वाले को भी कह सकते हो कि
अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये जो है, ठीक है, आपके पास में किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो पहले की बात यह है कि इसको आप एक एक शब्द को समझिए कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं उसका, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अब मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बताया था, धनात्मक पूर्णांक मतलब है प्राकृत संख्याओं से ही है, प्राकृत संख्या, यानी कि आपको पता ही है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे वही होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न है, एक तरीका है, और जो अभी काम किया उसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इसको करने के लिए हमें हिंट भी दिया गया, उसी के इसको यूज़ करते हुए कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना x कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। अब अगर धनात्मक पूर्णांक है और अगर क्वेश्चन से हम लोग थोड़ी बात करें, इससे कुछ फील अगर आपको आए कि 3 जो है हमारे पास में है, 3 ये 3 जो है ये किसका काम करेगा? जैसे भी क्वेश्चन हमने किए थे, कैसे काम किए थे, इस 3 को हम लोग भाजक के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लोग ऐसा कहेंगे कि x को हम लोग भाग करेंगे 3 से, ठीक है बेटा, और कोई नया आपके पास में क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ पे जो भागफल आएगा, और इस प्रक्रिया में हमारे पास शेषफल आ जाएगा r। और अगर इस पूरे के पूरे प्रक्रम को मैं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना ना मेरे को इसका, और इसकी स्टेटमेंट का प्रयोग अगर मैं करूँगा तो क्या होता है? वो होता है भाज्य बराबर, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि जो x होगा वो बराबर होगा भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि x = 3q + r। लेकिन साथ ही साथ एक बात है कि r की जो वैल्यू होगी वो इस 3 से कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी, 3 से कम और 0 के बराबर या बड़ी, यानी कि 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। भाई वो होता है ना कि जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर या फिर आपके पास में b से छोटा होता है, यानी कि 3 से छोटा होगा। तो 3 से अगर छोटा होगा तो वैल्यू क्या आएंगी? यही आएंगी। अब इससे मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, देखो, अगर मैं r का मान आपके सामने कितना लिखूँ, मैं यहाँ करूँगा, सवाल यही खत्म हो जाएगा। अगर मैं r का मान 0 रखूँ तो x = कितना बनेगा? 3q + 0, दैट इज 3q। क्लियर है? क्लियर है ना? और अगर x = 3q प्लस, मैं r का मान अगर 1 ले लूँ, r का मान 1 ले लूँ तो यह x = 3q + 1 यही रहेगा। = का क्या मतलब हो गया भाई? और अगर r का मान मैं 2 ले लूँ तो x हो जाएगा 3q + 2। बात समझ में आ रही है? अब मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, उसने कहा है क्वेश्चन में अगर देखा जाए, मैं लिखा है सामने में से, धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग से बात कर रखी है। हमने x को क्या माना? धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमें x से बात नहीं करनी, x² से बात करनी। तो मैं इसी को यहाँ से कर रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगा करके। अगर x 3q है तो x² कैसा होगा मेरे भाई बताइए? वो होगा आपके पास में 3q का होल स्क्वायर, या फिर से लिखेंगे हम 9q², 9q²। और अगर हम लोग x ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज x² बराबर होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। या अगर सही तरीके से खोला जाए क्या बनेगा मेरे भाई? 9q²। a + b के होल स्क्वायर का सूत्र खोलना है, +1 प्लस के 3 दूनी 6 q। और अगर हम लोग इसका हिसाब से देखा जाए कि अगर x इतना है तो x² कितना बनेगा? वो बनेगा 3q + 2 का होल स्क्वायर = फॉर्मूला खोल लो, 9q² प्लस के 4 प्लस के 6 दूनी 12q। या समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए,
इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं थोड़ा सा, मुझे ना स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैं यहाँ से करना शुरू करूँगा। मतलब ये वाली जो लाइन है ना आप लोग, अतः आप एक्स स्क्वायर को क्या लेकर के चल रहे हो इस वाले केस में, मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, या कैसे लिखा जाए यार, ताकि मतलब ये थोड़ा आगे ही करते जाना है इसमें, ये जो आएगा आगे की तरफ ही आएगा। कैसे, इसको जो है थोड़ा सा, चलो यहीं पे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये फर्स्ट वाला जो है मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, इस वाले में क्या आया 9q स्क्वायर आया। इसको अगर मैं लिखूँ 3 बाहर रख करके, 3 कॉमन निकाल करके मैं लिखूँ 3 गुणा 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर मैं इस वाले की बात करता हूँ, इस वाले में एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर इस वाले केस में वो क्या है हमारे पास बताइए, ये है 9q स्क्वायर, मैं 6q यहाँ लिख रहा हूँ, 1 बाद में लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, फॉर्मूले में भी आ सकता है क्या कि 6q पहले लिख लिया, 1 यहाँ लिख लिया, और आपके पास में 12q यहाँ लिख लिया और 4 यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें पहले 2 पदों से 3 कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा भाई, 3q स्क्वायर प्लस के 2q, ठीक है, और प्लस का 1। अब इस वाले को देखो, इस वाले की बात करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर क्या बना था मेरा, बोर्ड नहीं है मेरा इतना बड़ा ताकि मैं आगे लिख सकूं, वैसे ये चीज़ जो है इसके आगे ही आनी चाहिए थी आपके पास में, इसी क्रम में मैं यहाँ से शुरू करता तो पूरा शायद आ जाता। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, इसमें लिख रहा हूँ मैं 9q स्क्वायर तो है ही है, प्लस के 12q भी है, प्लस ये जो 4 है इसको मैं 3 + 1 करके लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, 4 को मैंने 3 + 1 करके लिख दिया, और इन पहले 3 पदों से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 जब कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा 3 और 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस का 1 प्लस का 1। अब अगर आप एक बात ध्यान दीजिए, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, क्या है, q कोई पूर्णांक है। अगर q कोई पूर्णांक है तो मेरे भाई ये क्या होगा, q का स्क्वायर करो तब पूर्णांक आएगा, और उस स्क्वायर करने से उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई अलग चीज़ तो आएगी नहीं। तो अगर मैं इसको m कह दूं तो ये आपके पास किस रूप का हो गया, 3m टाइप का नहीं हो गया क्या, देखिए अगर मैं इसको m कह दूं, क्योंकि उसने कहा है m कोई भी पूर्णांक है, इस बार पूर्णांक ये हो गया, क्योंकि 3q स्क्वायर जो है वो एक पूर्णांक ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि q एक पूर्णांक है, ये तो हमेशा पूर्णांक ही आता है भागफल, तो भागफल हमारे पास में जो पूर्णांक है, और पूर्णांक का वर्ग एक पूर्णांक होता है, और पूर्णांक में अगर किसी पूर्णांक की गुणा करी जाए, किस पूर्णांक की गुणा हो रही है 3 से, तो फिर एक पूर्णांक ही मिलेगा, और इस पूरे बड़े पूर्णांक को हमारे पास में हमने इसको m कह दिया, तो यानी कि ये जो x स्क्वायर है वो किस रूप का हो गया, 3m रूप का हो गया। पूर्णांक कुछ ज़्यादा हो गया ना, लेकिन आप स्लो मोशन में देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा समझिए, शब्दों पर ध्यान रख के समझिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब इस वाले में भी खेल देखिए, ये जो चीज़ है q कोई पूर्णांक है, इसका स्क्वायर करो 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला के, तब भी पूर्णांक ही रहेगा। q कोई पूर्णांक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पूर्णांक ही रहेगा, और 2 पूर्णांकों का अगर जोड़ोगे तब भी पूर्णांक ही मिलेगा। तो हमारे पास में इसको भी हम अगर m कहते हैं तो ये किस रूप का हो गया, ये हो गया 3m + 1 रूप का हो गया। और इसी तरीके से इस वाले को भी हम लोग m कह सकते हैं, तो ये किस रूप का हो गया, ये भी 3m + 1 के रूप का ही हो गया। अब उसने क्या कहा था कि जो पूर्णांकों का जो वर्ग होता है वो या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3m + 1 टाइप का होगा। देखो या तो 3m है या 3m + 1 यहाँ पे भी है, 3m + 1 यहाँ पे भी। तो इतना लिखने के बाद में आप कह सकते हो कि हाँ भाई तेरी बात जो थी हमने कर दी, ठीक। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी आपको ना मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, आप ये सोचो कि बड़ी ड्रामेबाजी वाली चीज़ है। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप अगर अभी थोड़ा समझ में कम आ रहे हैं तो इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ के छोड़ दीजिए, सीधी बात है। और कुछ समय बाद जब आप 2-4 चैप्टर आप क्लास 10th के कर लोगे, थोड़ा दिमाग और खुल जाएगा, फिर वापस रिकॉल इसको करना, ठीक, तब समझ में आ जाएगा। और अगर अभी से अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है यार, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम लोग वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, अगर पहली बारी में ही समझ में आ रहा, और आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो चुका है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 5 है, और दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोगों को दर्शाना है कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो या तो 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, केवल एक ही लाइन का अंतर था, वो था वर्ग वाला, और हमारे पास ये है घन वाला, है ना। अब अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही कर लेते हैं जैसे उसकी की थी हमने इससे पहले वाली, ताकि सिमेट्री बना रहे, आपको याद रखने आसानी रहे। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई। माना आपके पास में x कोई, ठीक है, x कोई क्या लेना है हमें, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब जैसे हम क्वेश्चन के रूप जो दिए होते हैं उसी से पता चलता है हमें कि हमें भाजक क्या लेना है। इस वाले में अगर आप साफ को देखा जाए तो भाजक सही सीधी बात ये है, हमारे पास 9 आना चाहिए लगभग। इस हिसाब से हम लोग कि जो हम लोग x को जो भाग करेंगे तो 9 से देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और जब इसको भाग करेंगे तो कोई यहाँ पे एक पूर्णांक आएगा भाग करके, और हमारे पास एक रिमाइंडर r बचेगा, और r की जो वैल्यूज होंगी वो 9 से छोटी और 0 के बराबर से शुरुआत करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक ही होंगी, क्योंकि 9 है ना। क्योंकि विभाजन प्रमेय में क्या कहते थे कि x = होगा किसके, 9q + के r के, और r ये वैल्यूज लेगा क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है या फिर 9 से छोटा रहेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग ध्यान दें, उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को किया जाए जो कि अभी क्वेश्चन हमने 4 किया था, तो हमें कितने केस डिस्कस करने पड़ेंगे, 9 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। यानी कि r का मान एक बार इसमें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अभी क्या किया था, x का हमें वर्ग करके किया था, अब हमें x की घात 3 करके करना, और फिर हमें दिखाना है कि वो सारी की सारी चीज़ें इस रूप में आ रही हैं। तो बड़ा लंबा काम होगा, लेकिन इसमें एक बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 9 जो है, अगर हम लोग एक बात ध्यान से देखें कि अगर मैं 3 की घात 3 करूँ तो 3 × 9 = 27 ही तो होते हैं, होते नहीं होते। और ये भी तो 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी तो 9 × 3 यानी कि 9m की फॉर्म का है। तो क्यों ना हम लोग 9 ना लेकर के हम लोग यहाँ पर भाजक जो है वो 3 ले लें, और अगर 3 लेंगे तो इसमें सारे ही काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, फिर हमारे पास में हमें वैल्यूज़ जो है वो 0 से लेके 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी, यानी कि हमारे पास 3 से आगे वाली सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। हमें केवल कितने केस डिस्कस करने पड़ेंगे, 1 2 3 केस डिस्कस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे, बात उससे बन जाएगी। और करना भी यही है। अगर आप लोग 9 केसेस को डिस्कस करोगे, आई थिंक वो बहुत लंबा होगा, तरीका वो भी सही रहेगा, लेकिन भाई साहब हमें पता है शॉर्टकट कि क्या है कि 3, ये वाली कंसेप्ट देखिए ना आप भाई, 3 की घात अगर 3 करो तो 9 तो हमेशा आता ही आता है, उसमें 100% है। बताओ कोई ऐसी संख्या जिसमें 3 की घात अगर हम लोग 3 ना करें 9 ना आए, बात हो ही नहीं सकती कभी। तो हम लोग r की जो हम लोग भाजक जो लेके चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो 9 ना लेकर के हम लोग 3 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 3। तो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ से दोबारा से फिर, ठीक। तो भाजक क्या लेके चलेंगे, 3। देखिएगा अब इस बार थोड़ा लिखने का सिस्टम थोड़ा सही लिखेंगे ताकि बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन सही से उतरे कि 3 से जब मैं भाग करूंगा x को तो व्हाट वी गेट, एक क्यू मिलेगा, और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमें एक रिमाइंडर r मिलेगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर मैं प्रयोग कर लूँ, विभाजन प्रमेय का से बात अगर मैं करूँ तो x किसके इक्वल होगा 3q + r के बराबर, जहां r हमारे पास बेटा कितना होगा, 0 से, यहाँ लिख देता हूँ, 0 से बड़ा या बराबर या और 3 से छोटा, यानी कि जो r है वो वैल्यू लेगा 0 1 और 2। तो यानी कि x जो है, ध्यान से देखना, x जो है वो बराबर होगा या तो होगा 3q + के 0 के रूप का होगा, या x जो है वो 3q + 1 के रूप का होगा,
या x जो है वो 3q प्लस 2 के रूप का होगा। लेकिन हमें करना क्या है, घन करना है। क्या करना है, घन करना है। तो जब हम इसे इम्प्लाइज करेंगे यहाँ से आगे, तो x की घात 3 किसके बराबर होगी मेरे भाई, बताइए जरा। ये तो 0 हो ही गया, तो 3 क्यों की घात 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 27 की घात 27 क्यू की घात 3। नीचे वाले को देखो, यह जाएगा x की घात 3 अगर करेंगे तो आ जाएगा 3q प्लस 1 की घात 3 और a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला आप खोल लीजिएगा। a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 b की घात 3 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, वो इसमें अप्लाई करो तो आ जाएगा आपके पास में 9q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3ab 3q प्लस, ठीक है, और इंटू 3q प्लस 1। ठीक, ऐसे ही इसमें देखिएगा x की घात अगर 3 करा जाए तो यानी कि 3q प्लस 2 की घात 3, तो खोला अगर जाए तो 3q यानी क्या आ जाएगा 9, नहीं गलत कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि a की क्यूब आएगा तो यहाँ 27 आएगा, कितना आएगा 27, और 1 की क्यूब तो 1 ही होता है और बाकी सब सही है। इसमें करेंगे 27 क्यों की घात 3, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, प्लस 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 प्लस के 3 गुणे ए बी, 3 दूनी 6 दूनी 12 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 क्यू और साथ ही साथ हो जाएगा 3q प्लस का 2। ठीक है भाई, इसको यही एक स्टेप और कम करा, देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 क्यू। इस स्टेप को पूरे को डिलीट करके मैं इसके अंदर गुणा करके लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको पूरे को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 27 क्यू स्क्वायर प्लस का आपके पास में कितना, प्लस में प्लस का 6 क्यू, कितना, क्योंकि हाँ 3 9 क्यू। ठीक भाई, अब इसी तरीके से इसको कर लो, 12 तिया 36 क्यू स्क्वायर और 24 क्यू, 12 तिया 36 क्यू स्क्वायर 36 क्यू स्क्वायर और आपके पास में कितना, बाहर कितना था आपके पास में 6 दूनी 12 क्यू। अब अगर आप ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 27 को लिखा मैं 9 के पदों में, इस फॉर्म में बना रहा हूँ 9 गुणे 3 क्यू की घात 3, और मैं इसको लिख रहा हूँ, अच्छा इसमें से और इसमें से 9 कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, और ये एक बचा है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस 1 करके। सेम काम इसमें कर रहा हूँ भाई, इसमें से, ठीक है ना आपके पास में, और ये कुछ गलत हो गया, 3 दूनी 6 36 18 यहाँ पे आएगा भाई, कितना आएगा 18, आप खोल के देख लीजिए, इस फॉर्मूले से दोबारा से 18 आएगा। तो जब इस वाले पद में से, इस वाले में से और इस वाले में से भी 9 कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या आ जाएगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 9 चौक 36 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस ये जो 8 था, ठीक है भाई 8 था। अब चूंकि हमें एक बात कही गई है, क्या बात कही गई है कि जो क्यू है ना, क्यू जो है हमने यहाँ लेके चले थे, यहाँ पे ये क्यू कोई पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तो अगर पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, ये भी तो पूर्णांक ही होगा ना। तो इस वाले केस में x की घात 3 का जो मान है, इस वाले केस में वो 9m के बराबर होगा, अगर मैं इसको m कह दूं, क्योंकि अगर क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू की घात 3 भी एक पूर्णांक होगी, और उसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से करी जाए गुणा, तो वो भी एक पूर्णांक होगा। उस पूर्णांक ये जो पूर्णांक निकल गया उसको हमने m कह दिया, तो यानी कि ये जो फॉर्म बनी वो 9m फॉर्म की बन गई। ये पहले वाली जो फॉर्म है वो किसकी होगी, 9m की। दूसरे वाली में क्या है कि जो x की घात 3 है, दूसरे वाली स्टेप में, इसमें भी ये क्या बनेगा, ये भी तो कोई पूर्णांक ही बनेगा ना आपके पास में, ये वाला भाई क्यू कोई पूर्णांक है तो सब पूर्णांक ही, तो भी इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो ये 9m प्लस का 1 फॉर्म बन गया, देखो ये +1 है। सेम केस में हमारे पास में ये वाला क्या है, नीचे वाला, ये भी एक पूर्णांक होगा, इसको भी आप m कह सकते हो,
इसको भी 9m प्लस का 8 आ जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, यही तो प्रूव करवा रहा था मेरे से वो, कि जितने भी पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, उनका सबका क्यूब जो है वो इस फॉर्म में होता है, और हमने प्रूव कर दिया हाँ भाई इसी फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 2000 ये आपके पास वीडियो उपलब्ध है ही है, दोबारा देख लो यार, है नहीं, समझ में आ ही जाएगा। और अगर फिर भी कोई समस्या है किसी चीज़ को लेकर के कमेंट में बताइएगा, उसकी प्रॉब्लम के संबंध में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज आप लोग इतना ही रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।